भाग 1 ध्वनि का उत्पादन तथा संचरण। इस वीडियो में हम ध्वनि यानी साउंड के उत्पादन तथा संचरण के बारे में जानेंगे। चिड़ियों के चहकने की आवाज से लेकर दौड़ती गाड़ियों की आवाज तक हम चारों ओर अलग अलग तरह की ध्वनि से घिरे हुए हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो एक माध्यम में यात्रा करती है और हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब तुम हाथों से ताली बजाते हो तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या तुम बता सकते हो कि इस स्थिति में कौन सी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है? क्या तुम जानते हो कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है या नहीं? या ध्वनि का संचरण कैसे होता है? अब इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। एक स्वरित्र द्विभुज और रबड़ पैड लो। स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा को रबड़ पैड पर मारो और इसमें कंपन कराओ। अब स्वरित्र द्विभुज को अपने कान के पास ले जाओ और अपनी उंगलियों से इसकी एक भुजा को छुओ। तुमने क्या सुना और स्वरित्र द्विभुज की भुजा को छूने पर तुम्हें कैसा महसूस हुआ? पिछले उदाहरण में हमने वस्तु में कंपन कराकर ध्वनि का उत्पादन किया था। क्या एक वस्तु में बिना कंपन कराए ध्वनि का उत्पादन किया जा सकता है? कंपन से वस्तु में आगे पीछे तीव्र गति होने लगती है। वाक तंतुओं में कंपन के कारण मनुष्य में वाक ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या तुमने मधुमक्खियों की भिनभिनाहट सुनी है? तुम्हें क्या लगता है ये भिनभिनाहट की आवाज कैसे उत्पन्न होती है? अब कंपन से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ये समझने के लिए हम एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं। एक रबड़ बैंड लो और इसे खींचो। अब इसे खींचकर छोड़ दो। तुम देखोगे कि बैंड कंपन करने लगता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। लेकिन ध्वनि तुम्हारे कानों तक कैसे पहुंचती है? ध्वनि मूल बिंदु से सुनने वाले बिंदु तक यात्रा करती है और ऐसा करने के लिए इसे एक माध्यम की जरूरत होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। ये माध्यम ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। जैसे ही वस्तु में कंपन होता है तो ये इसके चारों ओर मौजूद कणों को कंपमान कर देती है। एक कंपमान वस्तु के संपर्क में आने वाली वस्तु के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं और ये अपने पड़ोसी कणों पर बल लगाते हैं और उन्हें संतुलित अवस्था से विस्थापित कर देते हैं। अपने पड़ोसी कणों को विस्थापित करने के बाद प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्था में वापस चले जाते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ध्वनि हमारे कानों तक न पहुंच जाए। इस प्रकार ध्वनि एक विक्षोभ है जो एक माध्यम में गति करती है। जब माध्यम के कण अपने पड़ोसी कणों को गतिमान बना देते हैं।
ये कण माध्यम के दूसरे कणों में समान गति उत्पन्न करते रहते हैं। किसी ध्वनि द्वारा उत्पन्न ये विक्षोभ माध्यम में संचरण करता है, लेकिन माध्यम के कण गति नहीं करते। यही सब ध्वनि के संचरण में होता है और इसलिए इसे एक तरंग के रूप में देखा जा सकता है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा उत्पन्न की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि संचरण के लिए सबसे अधिक सामान्य माध्यम वायु है। जब एक कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है, जिससे उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहा जाता है। ये संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो इससे एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विरलन कहा जाता है। एक कंपमान वस्तु की आगे और पीछे की गति से वायु में संपीड़न तथा विरलन की एक श्रेणी बन जाती है, जिससे ध्वनि तरंगे माध्यम में संचरण करती हैं। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, जबकि विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। यहाँ दाब किसी माध्यम के दिए गए आयतन में कणों की संख्या है। जब कणों का घनत्व अधिक होता है तो दाब भी अधिक होता है। इसी प्रकार जब कणों का घनत्व कम होता है तो दाब भी कम होता है। इसलिए किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण को हम किसी माध्यम में घनत्व परिवर्तन या दाब परिवर्तन के संचरण के रूप में देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने ध्वनि यानी साउंड के उत्पादन तथा संचरण के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम ध्वनि तरंगों के बारे में जानेंगे। की चाल। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि तरंगों के बारे में जाना। इस वीडियो में हम ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जानेंगे। ध्वनि की चाल को प्रति एकांक समय में ध्वनि तरंग द्वारा चली गई दूरी से परिभाषित किया जाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। यहां ध्वनि की चाल v बराबर लैम्ब्डा बटा t है। हम जानते हैं कि लैम्ब्डा ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य है। यहाँ लैम्ब्डा एक आवर्त काल t में ध्वनि तरंग द्वारा चली गई दूरी है। हम जानते हैं कि न्यू बराबर 1 बटा t होता है, इसलिए v बराबर लैम्ब्डा गुना न्यू। इस प्रकार चाल बराबर तरंग दैर्ध्य गुना आवृत्ति। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि की चाल सभी आवृत्तियों के लिए स्थिर रहती है। अब एक आसान से प्रश्न को हल करते हैं। माना कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 5 किलोहर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है, तो इस ध्वनि तरंग की चाल क्या होगी? यहाँ आवृत्ति न्यू बराबर 5 किलोहर्ट्ज बराबर 5000 हर्ट्ज है। तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा बराबर 40 सेंटीमीटर बराबर 0.40 मीटर है। चाल v बराबर न्यू गुना लैम्ब्डा बराबर 5000 गुना 0.40
0.40 बराबर 2000 मीटर प्रति सेकंड। अब हम ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता को समझते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। कभी कभी तीव्रता की जगह हम प्रबलता शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन विज्ञान दोनों को एक जैसा नहीं मानती। जब हम दो समान तीव्रता वाली ध्वनियों को एक ही समय पर सुनते हैं तो हमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से अधिक प्रबल लग सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे कान एक ध्वनि को दूसरे की अपेक्षा बेहतर रूप से सुनते हैं। इसलिए प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। अब अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल को समझते हैं। ध्वनि एक निश्चित चाल से एक माध्यम में गति करती है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें ये संचरित होती है। जब बिजली कड़कती है तो गरजने की आवाज और बिजली की रोशनी एक ही समय पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन तुम बिजली की रोशनी देखने के बाद गरजने की आवाज को सुनते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश ध्वनि से तेज गति करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। जैसे ही हम ठोस माध्यम से गैसीय माध्यम में जाते हैं, ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर प्रति सेकंड है। अब इस तालिका पर नजर डालो जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल को दर्शाती है। अब क्या तुम्हें पता है कि कुछ वस्तुओं की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है? जब एक वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तो इसे पराध्वनिक चाल से चलता हुआ कहा जाता है। क्या तुम किसी पराध्वनिक चाल से चलती हुई वस्तु का उदाहरण दे सकते हो? बंदूक की गोली और जेट विमान पराध्वनिक चाल से चलने वाली कुछ वस्तुएं हैं। जब एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो ये वायु में प्रघाती तरंगें उत्पन्न करता है। इन प्रघाती तरंगों में बहुत अधिक ऊर्जा होती है। इस प्रकार की प्रघाती तरंगों से संबंध वायु दाब में परिवर्तन से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे ध्वनि बूम कहा जाता है। पराध्वनिक जेट विमान से उत्पन्न इस ध्वनि बूम में इतनी ऊर्जा होती है कि ये खिड़कियों के शीशे तोड़ सकती है और यहाँ तक कि घरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस वीडियो में हमने ध्वनि की चाल यानी स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम ध्वनि के परावर्तन, प्रतिध्वनि और अनुरणन के बारे में जानेंगे। और अनुरणन। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि की चाल के बारे में जाना। इस वीडियो में हम ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, प्रतिध्वनि यानी एको और अनुरणन यानी रिवर्बरेशन के बारे में जानेंगे। किसी ठोस या द्रव्य माध्यम में ध्वनि का परावर्तन उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक रबड़ की गेंद किसी ठोस सतह से टकराकर वापस लौटती है।
ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के समान होता है। जब किसी ठोस या द्रव सतह पर ध्वनि का परावर्तन होता है तो ये परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करता है जिनका पालन प्रकाश करता है। परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब और ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए एक बड़े आकार वाले अवरोध की आवश्यकता होती है जो चिकना या खुरदरा हो सकता है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण में संबंध समझने के लिए हम एक आसान सा क्रियाकलाप करते हैं। दो पर्याप्त लंबाई वाले एक समान पाइप लो। तस्वीर के अनुसार उन्हें दीवार के पास एक मेज पर रखो। अब एक पाइप के एक खुले सिरे पर एक घड़ी या कंपन करता हुआ मोबाइल फोन रखो। फिर दूसरे पाइप के खुले सिरे पर कान लगाओ और घड़ी की टिक टिक या फोन के कंपन को सुनने की कोशिश करो। घड़ी की आवाज को ठीक से सुनने के लिए पाइप को ठीक से व्यवस्थित करो। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण को मापो और उनमें संबंध स्थापित करो। दाईं ओर के पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाओ और देखो क्या होता है। अब समझते हैं कि कैसे ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। जब तुम किसी परावर्तक सतह जैसे किसी पहाड़ के पास हाथों से ताली बजाते हो तो कुछ समय बाद ये ध्वनि तुम्हें वापस सुनाई देती है। हमें सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। तुम्हें क्या लगता है प्रतिध्वनि क्यों होती है? प्रतिध्वनि इसलिए होती है क्योंकि ध्वनि परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है। ध्वनि की संवेदना हमारे दिमाग में करीब 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। प्रतिध्वनि को स्पष्ट सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। अब माना कि 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि को अवरोध से टकराकर 0.1 सेकंड में श्रोता के कानों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए ध्वनि द्वारा इसके स्रोत से परावर्तक सतह तक और वापस श्रोता तक चली गई कुल दूरी कम से कम 344 मीटर प्रति सेकंड गुना 0.1 सेकंड होनी चाहिए, जो कि 34.4 मीटर है। इसलिए स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी या 17.2 मीटर जरूर होनी चाहिए। ये दूरी वायु के तापमान के अनुसार बदल सकती है। तुम ये प्रतिध्वनि एक से अधिक बार भी सुन सकते हो जब एक से अधिक या बार बार परावर्तन हो। इसी वजह से बादलों के गरजने की ध्वनि बार बार होती है। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक सतहों जैसे बादलों और जमीन से बार बार परावर्तन की वजह से उत्पन्न होती है। अब समझते हैं कि अनुरणन क्या होता है। जब हम किसी बड़े हॉल में ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो दीवारों से परावर्तन के कारण ये तब तक बनी रहती है जब तक कि ये इतनी कम न हो जाए कि ये सुनाई ही न पड़े। ये बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बंध होता है,
अनुरणन कहलाता है। किसी सभाघर या बड़े हॉल में इतना अधिक अनुरणन बिल्कुल नापसंद होता है। इसलिए इसे कम करने के लिए छतों को ज्यादातर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, पर्दे या खुरदरे प्लास्टर से बनाया जाता है। यहां तक कि सीटों के पदार्थों को भी इनके ध्वनि अवशोषक गुण के अनुसार लिया जाता है। अब हम मिलकर एक समस्या को हल करते हैं। मान लो कि तुम किसी चट्टान के पास हाथों से ताली बजाते हो और 3 सेकंड बाद इस ध्वनि को सुनते हो। अब ध्वनि द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात करो। यदि ध्वनि की चाल v को 320 मीटर प्रति सेकंड लिया जाए, यहां ध्वनि की चाल v बराबर 320 मीटर प्रति सेकंड है। तुम्हारे कानों तक पहुंचने के लिए परावर्तन में लगा समय 3 सेकंड है। हम जानते हैं ध्वनि द्वारा चली गई दूरी बराबर v गुना t बराबर 320 गुना 3 बराबर 960 मीटर। अब तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे और चट्टान के बीच कितनी दूरी है? हम ध्वनि के बहुल परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। मेगाफोन, हॉर्न और वाद्य यंत्र जैसे कि शहनाई बहुल परावर्तन का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें ध्वनि को बिना अलग अलग दिशा में फैलाए एक ही दिशा में भेजने के लिए बनाया जाता है। इन यंत्रों में एक नली के आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है, जो बार बार ध्वनि को परावर्तित करता है और ध्वनि तरंगों को स्रोत से श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। स्टेथोस्कोप, जिसे डॉक्टर इंसानी शरीर में दिल और फेफड़े की ध्वनि को सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुल परावर्तन का एक दूसरा उदाहरण है। यहाँ ध्वनि बार बार परावर्तन के बाद डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ध्वनि भाग 5। ध्वनि का परावर्तन, सोनार और पराध्वनि। पिछले वीडियो में हमने ध्वनि के परावर्तन, प्रतिध्वनि और अनुरणन के बारे में जाना। इस वीडियो में हम सोनार और पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड के बारे में जानेंगे। मनुष्यों के कान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। 5 साल से कम उम्र तक के बच्चे और कुछ जानवर जैसे कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे जैसे लोगों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान ऊंची आवृत्तियों के लिए कम योग्य होते जाते हैं। अब हम कम आवृत्ति की ध्वनि को समझते हैं, जिसे हम मनुष्य नहीं सुन पाते। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। हाथी अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। क्या तुम अवश्रव्य ध्वनि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हो? अब हम पराध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहा जाता है। डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जीव पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रजाति के शलवों के श्रवण यंत्र बहुत अधिक सुग्राही होते हैं, इसलिए जब चमगादड़ इनके पास आता है तो ये चमगादड़ की अधिक आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं और पकड़े जाने से खुद को बचा सकते हैं। क्या तुम किसी और जीव के बारे में जानते हो जो पराध्वनि उत्पन्न करता हो?
अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिनमें उच्च आवृत्ति वाली पराध्वनि का उपयोग होता है। पराध्वनि अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर चल सकती है। उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। उद्योगों में पराध्वनि का उपयोग उन हिस्सों को साफ करने के लिए किया जाता है जहां पहुंचना कठिन होता है, जैसे कि सर्पिलाकार नली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें इत्यादि। इन पुर्जों को मार्जन विलयन में रखा जाता है और फिर पराध्वनि तरंगों को इस विलयन में भेजा जाता है, जिससे ये वस्तुएं बिल्कुल साफ हो जाती है। पराध्वनि का उपयोग धातु की वस्तुओं के अंदर की दरारों और छेदों को ढूंढने के लिए किया जाता है, जिन्हें बाहर से नहीं देखा जा सकता, जैसे कि जहाज, पुल और दूसरे वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली धातुएं। किसी दरार या छेद को ढूंढने के लिए पराध्वनि को धातु से गुजारा जाता है और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। इन कामों के लिए किसी अधिक तरंग दैर्ध्य वाली सामान्य ध्वनि का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त जगहों के कोनों पर मुड़ जाती हैं और संसूचक तक पहुंच जाती है। पराध्वनि तरंगों को दिल के अलग अलग भागों से परावर्तित कराकर दिल का प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिसे एकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। पराध्वनि तरंगों का उपयोग पराध्वनि संसूचक में किया जाता है, जिससे शरीर के आंतरिक अंगों जैसे यकृत, गुर्दा इत्यादि के प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है। इन तरंगों को शरीर के ऊतकों से गुजारा जाता है। इसके बाद इन्हें विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाता है। इन प्रतिबिंबों को फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को तोड़ने के लिए भी किया जाता है। अब हम ऐसी युक्ति के बारे में समझते हैं जो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके पानी में स्थित वस्तुओं की दिशा और दूरी को मापती है। इसे सोनार कहा जाता है। सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से बना है। इस युक्ति में एक प्रेषित्र और संसूचक होता है और इसे नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित्र पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगे समुद्र तल में वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित होकर वापस संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं और फिर इनकी व्याख्या की जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। पानी में ध्वनि की चाल और पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल का पता करके हम उस वस्तु की दूरी ज्ञात कर सकते हैं जिससे ध्वनि तरंग परावर्तित हुई हो। मान लो कि पानी में ध्वनि की चाल v है और पराध्वनि के प्रेषण तथा अभिग्रहण का समय अंतराल t है। इसलिए पराध्वनि द्वारा चली गई दूरी 2d को इस प्रकार लिखा जा सकता है, 2d बराबर v गुणा t। इस प्रक्रिया को प्रतिध्वनिक परास कहते हैं, जिसका इस्तेमाल समुद्र की गहराई ज्ञात करने और पानी के अंदर स्थित चट्टानों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल और डूबे हुए जहाजों का पता लगाने के लिए किया जाता है। चमगादड़ इसमें पारंगत होते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये तरंगे अवरोध या कीटों से परावर्तित होती है और वापस चमगादड़ के कानों तक पहुंचती है। इन परावर्तित तरंगों की मदद से चमगादड़ को अपने शिकार का पता लगाने और पकड़ने में मदद मिलती है। पिछले वीडियो में हमने सोनार और पराध्वनि के बारे में जाना। इस वीडियो में हम मानव कर्ण यानी ह्यूमन ईयर के बारे में जानेंगे। पहले हमने पढ़ा था कि कैसे ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। अब देखते हैं कि हम कैसे ध्वनि को सुन पाते हैं। मानव अति संवेदी युक्ति कान की मदद से ध्वनि को सुन पाते हैं। मानव कर्ण श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ये संकेत श्रवण तंत्रिका से होते हुए दिमाग में पहुंच जाते हैं। अब मानव कर्ण के श्रवण भागों के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। मानव कर्ण की इस तस्वीर पर नजर डालो। जैसा कि तुम तस्वीर में देख सकते हो, मानव कर्ण मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा है: बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतःकर्ण। बाहरी कान में कर्ण पल्लव और श्रवण नलिका होते हैं। मध्य कान में मुख्य रूप से 3 हड्डियां मुग्धरक, निहाई और वलयक तथा यूस्टे की नलिका भी होती है। आंतरिक कान में कर्णावर्त और श्रवण तंत्रिका होती है। बाहरी कान का कर्ण पल्लव आसपास की ध्वनि को इकट्ठा करता है और फिर ये ध्वनि श्रवण नलिका से होकर गुजरती है। इसके बाद ध्वनि कर्णपटह या कर्णपटह झिल्ली तक पहुंचती है। जब माध्यम के संपीड़न कर्णपटह तक पहुंचते हैं तो इससे झिल्ली के बाहर की ओर लगने वाला दाब बढ़ जाता है और ये कर्णपटह को अंदर की ओर दबाता है। इसी प्रकार जब माध्यम का विरलन कर्णपटह तक पहुंचता है तो ये कर्णपटह को बाहर की ओर गति कराता है। इस प्रकार कर्णपटह में ध्वनि से कंपन शुरू हो जाते हैं। फिर मध्य कर्ण की 3 हड्डियां मुग्धरक, निहाई और वलयक कर्णपटह में उत्पन्न कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसके बाद मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाली इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कर्णावर्त द्वारा दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा दिमाग तक भेज दिया जाता है और दिमाग इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है। और इस प्रकार मनुष्य अपने आसपास की ध्वनि को सुन पाते हैं।